मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका वैभव क्लासेज में। आज कक्षा 10 की परीक्षा विज्ञान जिसका पेपर कोड 824 BJ था, जो कि आज यानी 4 अप्रैल को अभी संपन्न हुई है, उसका मैं सलूशन इस वीडियो में लेके आया हूँ। इसका पूरा सभी प्रश्नों के सलूशन में देने का प्रयास करता हूँ। आइए इसका देखते हैं। पहला प्रश्न है कि वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम होता है, तो इसका सही उत्तर है हीरा। निकट दृष्टि के निवारण के लिए चश्मे में प्रयुक्त करना चाहिए, तो इसका सही उत्तर है अवतल लेंस। फिर अगला प्रश्न है चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं, ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती। फिर अगला प्रश्न है कि फाई पी और ए में संबंध, तो इसका सही उत्तर है B = φ/a। यहाँ से इसको निकालते हैं, B = φ/a, यानी फाई =ba, तो B = φ/a, पहला विकल्प सही होगा। फिर अगला प्रश्न है कि अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु पर ही बनता है, तो दर्पण की फोकस दूरी क्या है? इसका उत्तर आइए देखते हैं। क्योंकि ये अवतल दर्पण है, तो इसमें हम जो वस्तु की दूरी लेंगे और प्रतिबिंब की दूरी लेंगे वो माइनस में लेंगे। तो अवतल दर्पण के लिए चूँकि वस्तु और प्रतिबिंब दोनों एक ही स्थान पर बनता है, तो वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी दोनों बराबर होगी। U भी -30 सेंटीमीटर और V भी -30 सेंटीमीटर। यहाँ पर वस्तु भी बन रही है यहीं पर, वहीं पे वस्तु का प्रतिबिंब भी बन रहा है। अब फार्मूला है कि 1/f = 1/v + 1/u। इस पर हम वैल्यू रखते हैं तो 1/f = हो जाता है 1/-30 + 1/-30। इसको सरल करते हैं तो 2/-30 यानी 1/-15। तो यहाँ से f = हो जाएगा -15, यानी वस्तु की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो त्रिज्या बराबर होता है r = 2f, यानी r = 40 × 2 यानी 80 सेंटीमीटर इसकी वक्रता त्रिज्या हो जाएगी। फिर वाहनों में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है? वाहनों में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों इसलिए किया जाता है क्योंकि इसके दृष्टि क्षेत्र का क्षेत्रफल अधिक होता है और ये सीधा और स्पष्ट प्रतिबिंब बनाता है। अगला प्रश्न है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस किसी वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनाता है, तो वस्तु से लेंस की दूरी पर स्थित वस्तु लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है ये पता करना है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर ये क्योंकि ये अवतल दर्पण है, यहाँ पर V भी माइनस में होगा और F भी माइनस में होगा और U हमें पता करना है, वस्तु की दूरी हमें पता करनी है, वस्तु लेंस से कितनी दूरी पे पता करना है। तो इसका फार्मूला है 1/f = 1/v - 1/u। इस पर हम जब रखते हैं तो 1/u = 1/v - 1/f हो जाएगा, क्योंकि ये V जो दिया गया है प्रतिबिंब से लेंस की दूरी ये 10 सेंटीमीटर, तो माइनस में रखते हैं। फिर फोकस दूरी भी इसमें यहाँ रखते हैं। तो इसको हम जब सरल करते हैं तो हमारा आंसर कुछ इस तरह से आता है 1/u = -3 + 2। इसको सरल कर हर का लासा लेने पर ही आया, तो -1/30 यानी u = -30 सेंटीमीटर। वस्तु की दूरी आ गई 30 सेंटीमीटर, यानी वस्तु लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। अगला प्रश्न है कि एक मनुष्य चश्मा पहनकर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। चश्मे में प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। बिना चश्मे के मनुष्य किस दूरी पर रखी पुस्तक को पढ़ सकता है? तो हमें पता करना है कि बिना चश्मे के मनुष्य किस दूरी पर रखी वस्तु को पढ़ सकता है। क्योंकि यहाँ पर यह निकट दृष्टि दोष उसको है, क्योंकि 25 सेंटीमीटर रखी वस्तु को पढ़ सकता है तो उसको निकट दृष्टि दोष है। तो यहाँ पर हम लेते हैं इसका सॉल्यूशन, आइए देखते हैं। 1/f = 1/v - 1/u। ये फार्मूला हम यूज इसमें भी करेंगे। क्योंकि अवतल लेंस है तो -50 हो जाएगा, यानी f दिया गया है फोकस दूरी -50 सेंटीमीटर हो जाएगी। उसके बाद में 1/v - 1/-25 ले जाएगा, क्योंकि अवतल लेंस है। इसको सरल करते हैं 1/v = हो जाएगा -1/50। इसका पक्षांतर करें तो इधर आकर के ये माइनस प्लस में चेंज हो गया। -50 - 1/25, हर का लासा लिया तो 50 आ गया। यहाँ पर एक था 2 हो गया, -2 और -1 मिलकर के -3/50 हो गया। v = -50/3, यानी बिना चश्मे के वो -50/3 सेंटीमीटर पर रखी पुस्तक को भी पढ़ पाएगा। इसका अगला प्रश्न है, इसमें अथवा खंड हमने किया है, तीसरे के खा का अथवा। 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है।
यदि संयोजन के दोनों सिरों पर 30 वोल्ट का विभवांतर लगा हो तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। जैसे कि प्रश्न में दिया गया है कि श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तो इसका कुल विभवांतर हो जाएगा 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम, यानी 10 ओम हो जाएगा इसका कुल विभवांतर। अब फार्मूला होता है धारा का I बराबर V अपान R, तो इसका I बराबर V अपान R हो जाएगा फार्मूले से I बराबर V अपान R यानी 30/10। 30/10 को जब हम इसको सरल करते हैं तो आता है 3 एम्पेयर। ये हो जाएगा 3 एम्पेयर, यानी उसकी कुल धारा परिपथ में बहने वाली 3 एम्पेयर हो जाएगी। उसके विभवांतर को ज्ञात करना है धारा के उसके जो उसका प्रतिरोध है उसके सापेक्ष। तो V1 हो जाएगा I1 IR1, तो यानी 3 धारा 3 एम्पेयर है और उसका प्रतिरोध 2 ओम है, 3 ओम है, 5 ओम है। तो पहले R1 पे निकालेंगे तो 3 दूनी 6 वोल्ट, फिर V2 I इंटू R2 यानी 3 एम्पियर प्लस R2 3 ओम है तो 3 तरीका 9 वोल्ट हो जाएगा। फिर V3 यानी जो तीसरा विभवांतर हो जाएगा वो IR3 यानी 3 एम्पियर और 5 ओम यानी 3 × 5 = 15 वोल्ट, ये इसका हो जाएगा तीसरा विभवांतर। इस तरह से V1 V2 V3 6 ओम 6 वोल्ट 9 वोल्ट और 15 वोल्ट इसके आंसर हो जाएंगे। अब अगला प्रश्न है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं। एक लंबे सीधे धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न क्षेत्र की तीव्रता किन बातों पर निर्भर करती है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के नियम भी लिखिए। तो इस बहुत बड़ा आंसर हो जाएगा, मौखिक बता पाना इतना ज़्यादा संभव नहीं है छोटे से वीडियो में। तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव आप लोगों ने हो सकता है जो भी लिखा हो। अब आगे बढ़ते हैं। विद्युत मोटर का सिद्धांत ये भी थोड़ा सा बड़ा है। अब बहुविकल्पीय प्रश्न पे पहुंचते हैं। खंड खा के शुद्ध जल का pH मान होता है, तो शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। अम्ल से हाइड्रोजन हटाने वाला धातु ये जिंक होता है। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र C3H8 होगा। इसका फार्मूला CnH2n+2, तो इससे बनेगा C3H8, ये इस पर फॉलो हो रहा है। फिर है निम्नलिखित यौगिक के IUPAC प्रणाली में नाम लिखने हैं। तो इसका हो जाएगा CH3 CH2 CH2 CH3 से ये ब्यूटेन का है और CH3 COOH एथेनॉइक अम्ल का है। फिर अगला प्रश्न है कि मेंडलीव का आवर्त नियम क्या है, इसकी व्याख्या कीजिए। तो मेंडलीव जो थे इन्होंने आवर्त नियम दिए थे। सबसे पहले अगर कुछ ठीक ठाक नियम दिया था तो मेंडलीव ने दिया था जो तत्वों की आवर्त सारणी से संबंधित था। इन्होंने कहा था कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। हालांकि ये नियम आगे चल के गलत सिद्ध हुआ। आगे मोजले ने जो बनाई सारणी मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी के नाम से जिसको जाना गया, उसमें उन्होंने बताया कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान के नहीं बल्कि उनकी परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। अब निम्नलिखित अभिक्रियाओं को पूर्ण करना था तो CH3COOH + C2H5OH इसको सांद्र H2SO4 के साथ जब इसकी अभिक्रिया करते हैं, हालांकि ये छूट गया है, मैं इसमें भी लिख नहीं पाया हूँ, बाद में आपको बताने का प्रयास करूँगा। C2H5Br + KOH जलीय विलयन है जिसका, इसके साथ इसकी अभिक्रिया जब होगी तो बनेगा C2H4 + KBr + H2O। फिर प्रश्न है अगला कि धावन सोडा तथा मीठा सोडा का नाम तथा रासायनिक सूत्र भी लिखिए। तो धावन सोडा जैसा कि आप जानते हैं इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। धावन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट होता है। इसका फार्मूला होता है Na2CO3 × 10H2 वो। फिर होता है मीठा सोडा। मीठा सोडा को हम सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं। उसका रासायनिक सूत्र है NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट और इसका IUPAC नेम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। फिर अगला प्रश्न है द्विविस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो इसका उदाहरण मैंने लिख दिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया में दो अलग अलग परमाणु या परमाणुओं के समूह या आयन जिसको कहते हैं, इनका आपस में आदान प्रदान होता है। अगर आपने ये लिखा होगा तो आपको इसका नंबर मिलेगा। इसका मैंने समीकरण भी लिख दिया है। Na2SO4 ये एक्वा फॉर्म में है प्लस BaCl2 ये भी एक्वा फॉर्म में, दोनों की रासायनिक अभिक्रिया हुई। फिर क्या हुआ, BaSO4 + 2NaCl बना, ये सॉलिड फॉर्म में बना और NaCl एक्वा फॉर्म में बन गया। फिर संक्षारण क्या है उदाहरण देकर समझाइए। तो संक्षारण जैसे धातुओं का नष्ट होना, जैसे लोहे में जंग लगना, ये संक्षारण है। यानी धातुओं का नमी इत्यादि के प्रभाव से नष्ट होना संक्षारण कहलाता है। उदाहरण जैसे लोहे में जंग लगना। फिर साबुनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी थी, ये आप लोगों ने लिखा होगा। आवर्त सारणी में आवर्त तथा समूह को परिभाषित करना है। तो आवर्त सारणी में जो होती है उसमें जो पड़ी रेखाएँ होती हैं उसको हम आवर्त बोलते हैं, पीरियड जिसको कहते हैं।
ये 7 होती हैं जो आधुनिक आवर्त सारणी है, उसमें 7 आवर्त हैं और 18 समूह हैं। खड़ी रेखाएं जो खड़ी ग्रुप्स जिसको बोलते हैं उसको समूह, वो 18 होते हैं आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी में इस प्रकार से इनका बना हुआ होता है। अब आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। तो रिडॉक्स अपक्रिया क्या है? तो ऐसी अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अपक्रियाएं एक साथ संपन्न होती हैं वो रिडॉक्स अपक्रिया कहलाती है। सजातीय श्रेणी क्या है? तो सजातीय श्रेणी जो होती है वो यौगिकों की ऐसी श्रृंखला होती है जिसमें कार्बन श्रृंखला में उपस्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रकार्यात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है, ये सजातीय श्रेणी होती है। यानी यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रकार्यात्मक समूह प्रतिस्थापित करे, वो सजातीय या समजातीय श्रेणी कहलाती है। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी जो थी वो कुछ इस प्रकार थी कि इन्होंने इससे पहले जितने भी वैज्ञानिकों ने आवर्त सारणी बनाई थी उसमें कुछ ना कुछ दोष थे। मेंडलीव की आवर्त सारणी में भी दोष था, लेकिन वो और लोगों की अपेक्षा थोड़ी और सुव्यवस्थित थी और क्रमबद्ध थी। लेकिन एक कमी इसमें थी कि इन्होंने जो परिभाषा इसकी दी थी, आवर्त नियम दिया था, वो कहा था कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं, जबकि बाद में इसमें संशोधन किया गया। जो मोजले आए उन्होंने इसमें संशोधन किया और बताया कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांक के आवर्त फलन होते हैं, ना कि परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि वो प्रक्रियाएं जिनमें जटिल कार्बनिक अणु सरल अणुओं में टूटते हैं, तो ऐसी प्रक्रियाएं अपचयी प्रक्रियाएं कहलाती हैं। फिर चर्मदाह या पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B5 की कमी से होता है। फिर हीमोग्लोबिन की महत्वपूर्ण भूमिका श्वसन में होती है। फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण सुक्रोज के रूप में होता है, ये सही विकल्प है। फिर लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है एमिलेस या टाइलिन एंजाइम भी कहते हैं इसको। इसका कार्य होता है कि मुंह में भोजन का पाचन कर देता है। फिर परागकण का नामांकित चित्र बनाना था। पुरुद्भवन किसे कहते हैं? कोई दो उदाहरण दीजिए। एक संकर व द्विसंकर संकरण से आप क्या समझते हैं? प्रश्न आप लोगों ने जो किया हो। लिंग सहलग्न रोग क्या है? कि 2 लिंग सहलग्न रोगों के नाम बताने थे। दोहरा संचरण क्या है? इसका स्पष्ट कीजिए। मैं इस प्रयास करूंगा बायो के मैं एक अलग से वीडियो लेकर आऊँ। फिर है परिवार नियोजन से आप क्या समझते हैं? परिवार नियोजन की किन्हीं 2 विधियों का वर्णन कीजिए। तो परिवार नियोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम अपने परिवार को कंट्रोल करते हैं, नियंत्रित करते हैं। जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए ये नियम बनाए गए ताकि जनसंख्या वृद्धि ना हो सके और जनसंख्या को हम नियंत्रित कर सकें। और परिवार नियोजन की बहुत सी विधियां हैं। मुख्य रूप से इसको 2 प्रकार से बांटा गया, अस्थायी विधियां और अस्थायी विधियां। अस्थायी विधियों में नसबंदी इत्यादि आती है और अस्थायी विधियों में जैसे गर्भ निरोधक गोलियां आती हैं और भी इस तरह के इंजेक्शंस होते हैं, आप लोगों ने जो भी लिखे हों। फिर पुमंग तथा जायंग में अंतर बताने थे और दोनों के कार्य और परागण एवं निषेचन में अंतर बताना था। फिर एक संकर क्रॉस के द्वारा मेंडल के पृथक्करण नियम को समझाना था तथा इससे प्राप्त पीढ़ी का जीन रूप तथा लक्षण रूप भी बताना था। मैं प्रयास करूंगा बायो का एक अलग से वीडियो लेके आऊँ, क्योंकि बायो के क्वेश्चंस मैंने इसमें नहीं कवर किए हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता। अगर वीडियो आपको पसंद आया है और अगर किसी प्रश्न में अगर भूल कोई गलती हो गई तो उसको आप कमेंट में बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद बहुत बहुत। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो अगले जो पेपर्स हैं उसका रिव्यू मैं आपको वीडियो में दे सकूं। थैंक यू।